हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है, अगेन आई थिंक इट इज़ थर्ड और फोर्थ, गाज़ा और या कहिए फ़लस्तीन इजराइल वार जो इस वक्त चल रही है, बहुत बुरे फेज में है। इसके पीछे की और जो होने वाला है उसके बारे में जो मेरी सोच है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। इजराइल का एक बहुत बड़ा ड्रीम है ग्रेटर इजराइल का, और अनफॉर्चुनेटली जो ये उसका एम्बिशन है उसमें उसे अमेरिका की भी सपोर्ट है, पूरे अमेरिकन अलाइज जो हैं यूरोपियंस उनकी भी सपोर्ट है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अरब्स की भी काफ़ी स्टेट्स की अंदरूनी तौर से कुछ की खुलेआम सपोर्ट है। जैसे इसकी बैकग्राउंड में जाइए, 2014 में जब इजराइल ने अटैक किया फ़लस्तीन के ऊपर, गाज़ा के ऊपर, तो उस वक्त कुछ अरब कंट्रीज का स्टेटमेंट ये आया कि जब तक हमास जिंदा रहेगा तब तक इस खित्ते में पीस नहीं आएगी। आई विल नॉट नेम द कंट्री बट एवरीबडी नोज। और जितने एक्सपेंसिव उस जंग में आए थे, इजराइल का खर्चा हुआ था, वो पूरा अरब कंट्रीज ने दिया था। ये तो सोच है हमारे अरब्स की। और अभी भी जो डील हुई थी, होने जा रही थी अमेरिका के मेडिएशन से इजराइल के साथ और सऊदी की, उसमें ऑलमोस्ट दे हैड रिटन ऑफ फ़लस्तीन स्टेट टू नेशन, जो आपकी ओस्लो अकॉर्ड है जिसमें तय हुआ था कि दो स्टेट पीसफुली आपस में बराबर बराबर एस्टेब्लिश की जाएगी एक दूसरी, और दो रहेंगे, एक तरफ फ़लस्तीन एक तरफ इजराइली, जिस पर अमेरिका के सिग्नेचर हैं, इजराइल के हैं और फ़लस्तीन के हैं, जिसे नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये सब की मिली भगत है। जिस तरह से इस वक्त कत्लेआम हो रहा है, ठीक एग्रीड कि गाज़ा जो हमास ने वहाँ किया, जो इनोसेंट लोगों को मारा 7 अक्टूबर को, उसे कोई आदमी जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि काफ़ी लोगों ने कहते आए हैं अब तक और कहा है, इवन यूनाइटेड नेशंस में ये बात हुई है कि उसके बैकग्राउंड में जाइए ना, ऐसा हुआ क्यों? 2007 से यानी 16 साल से आप ब्लॉकेड लगाए हुए हैं। अगर 100 क्विंटल अनाज की ज़रूरत है तो सब चीज़ें चूँकि थ्रू इजराइल आती हैं तो वो 70 किलो जाने देते हैं, 100 की जगह 70, जिससे कि वो सिर्फ उन्हें इतना मिले कि वो सर्वाइव कर सके। बिजली 24 घंटे में जहाँ टेम्परेचर 52 डिग्री तक जाता है 4 घंटे मिलती है। दवाइयाँ नहीं, बच्चों का दूध नहीं। और 16 साल से दुनिया पूरी देख रही है, किसी की हिम्मत नहीं कि कहे कि ये एक जुर्म, एक इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, ये क्या हो रहा है। तो जो मैंने पहले भी कहा कि मरता क्या नहीं करता, वो तो सोच ही चुके थे फ़लस्तीन, वो तो गाज़ा वाले सोचे हुए हैं कि हमें तो वैसे भी मरना है वैसे भी मरना। लिहाजा वो उन्होंने किया जो अगेन बहुत सही नहीं किया, चूँकि इनोसेंट लोगों को मारने का किसी को राइट नहीं है, चाहे वो हमास हो चाहे इजरायली हो। लेकिन ऐसा लगता है कि इतना पावरफुल कंट्री होने के बावजूद, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस होने के बावजूद, जो दूसरों के सॉफ्टवेयर भेजता है इंटेलिजेंस के,
उसकी अपनी इंटेलिजेंस फेल हो जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी तरह से इजराइल का खुद हाथ हो, चूँकि ये भी रिपोर्ट्स हैं ऑन पेपर कि हमास को इजराइल ने सपोर्ट दी है जस्ट टू वीकन द फ़लस्तीन मूवमेंट, लेकिन बाद में वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए और उन्हें ये मौका दिया कि हाँ वो अटैक कर दें, हमारी फेल हो गई, जिसके प्रिटेक्स्ट में हम अपना वो जो ख्वाब है, वो जो ड्रीम है ग्रेटर इजराइल का, उसे पूरा कर सकें। तो देखिए, जैसे ही हुआ अटैक उसके अगले दिन अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़े भी भेज दिए। बाइडन साहब ने स्टेटमेंट वहाँ से भी दिया अमेरिका से, और इजराइल में भी अपनी मोहब्बत और प्यार और हमदर्दी दिखाने आ गए। फ्रांस के प्रेसिडेंट आ गए, यूके के प्राइम मिनिस्टर आ गए कि हम आपके साथ हैं। और बाइडन ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि आप जो चाहे करिए, आपको डिफेंड करने के लिए किस हद तक जाइए, बच्चों को मारिए, प्रेग्नेंट औरतों को मारिए, इनोसेंट लोगों को मारिए, जो चाहे करिए। और अभी कल के अखबार में बयान आया है बाइडन का कि वार ख़त्म होने के बाद हमें सोचना होगा टू स्टेट सॉल्यूशन। यानी वार ख़त्म मीन्स आप कह रहे हैं कि वार कंटिन्यू करके सबको मार दीजिए, जब वहाँ कोई बचेगा नहीं तो ग्रेटर इजराइल तो टू स्टेट की ज़रूरत ही नहीं रही। और इजराइल ने जो सोच करके जिस तरह से ये अटैक किया और नॉर्थ गाज़ा वालों से कहा कि साउथ में जाइए, उनका मकसद था कि वो साउथ में जब इकट्ठे हो जाएं तो हम आसानी से एंटर हो करके आधे गाज़ा पर तो कब्ज़ा हो जाएगा, उसके बाद साउथ के ऊपर अटैक होगा और अरब कंट्रीज मजबूर होंगे रफ़ा का बॉर्डर खोलें, जो ये मिस्र में इन्हें धक्का दे दिया जाए, इजिप्ट में इन्हें ढकेल दिया जाए। लेकिन इजिप्ट ने नहीं खोला, चूँकि इजिप्ट को मालूम था जब इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीन वहाँ जाएंगे तो वहाँ लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, और वहाँ से अगर वो इजरायली इस पर अटैक करेंगे तो इजराइल उनके ऊपर अटैक करेगा, लिहाजा इजिप्ट भी उसका शिकार बनेगा। दूसरी चीज़, कुछ लोगों का इस वक्त ये कहना है कि बड़े अफसोस की बात है, यूक्रेन में तो पूरे जो शरणार्थी जा रहे हैं, पूरा यूरोप आर्म खोले हुए उन्हें वेलकम कर रहा है, अपने घर में जगह दे रहा है। लेकिन साहब मुस्लिम कंट्रीज 57 है और अरब से कोई भी अपने रास्ते इन्हें नहीं आने दे रहा है। देखिए, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि इतनी भी हमदर्दी नहीं कि वो मर रहे हैं और उन्हें आने दें। इजराइल ने क्या किया है, 1948 में जो जंग हुई उसमें 7 लाख फ़लस्तीनियों को मुल्क से निकाला, फिर 1967 में 3 लाख फ़लस्तीन को मुल्क से निकाला। तो वहाँ जो निकाले जाते हैं वो दूसरे मुल्क में जाकर शरणार्थी बने, एंड दे हैव नो राइट टू रिटर्न। दिस इज़ द डिफरेंस। यूक्रेन में अगर पीस होती है या रशिया वापस जाता है तो उन लोगों को राइट है कि वो वापस आएंगे, अपने घरों में रहेंगे, अपना काम करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे। लेकिन इजराइल ने राइट टू रिटर्न ख़त्म किया हुआ है। जो 10 लाख फ़लस्तीन मुल्क से निकाल दिए गए थे, उन्हें निकलना पड़ा, उनकी आधी फैमिलीज फ़लस्तीन में है, और वो 40-50 साल से उन लोगों से 48 के बाद से 2 नस्लें चली गई, अपने घर वालों से मिल तक नहीं पाए। तो यही प्लान यहाँ था कि वंस दे एंटर्ड जॉर्डन में चले जाएं या इधर रफ़ा बॉर्डर से इजिप्ट में सिनाई, तो इन्हें राइट ऑफ रिटर्न होगा नहीं। और जब वहाँ गाज़ा में कोई बचेगा नहीं फ़लस्तीन, तो बहुत आसानी से गाज़ा तो हिस्सा ग्रेटर इजराइल तो उनका रियलाइज़ हो गया। और रहा वेस्टर्न बैंक, उसे तो ऑलरेडी नाम ही उसका ऑक्युपाइड टेरिटरी है। वहाँ तो जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन होता है, वैसे उसे लोकल अथॉरिटी है, जो फ़लस्तीन अथॉरिटी अब्बास साहब है, अदरवाइज द कंट्रोल इज ऑफ इजराइल।
तो बड़ा अफसोस हो रहा है, हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब बड़े अफसोस की बात है, उनके साथ जुल्म हो रहा है और उनके लिए लोग रास्ता नहीं खोल रहे हैं, अपने मुल्क में लेने को तैयार नहीं, वो लेने को तैयार कल हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस में ये लिख कर के दे दें कि उन्हें राइट ऑफ रिटर्न होगा, तो सब लोग चले जाएंगे और पीसफुल माहौल बन जाएगा। दूसरी, आप इसमें है ही नहीं, आप पीस नहीं चाहते, आप चाहते हैं उन लोगों को एलिमिनेट करना। आपने हॉस्पिटल्स के ऊपर बम्बार्डमेंट किया, और आज की इत्तला है एक यूएन की गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर आपने बम्बार्डमेंट किया। स्कूल्स के अंदर जो लोगों ने पनाह ली वहाँ पर बम्बार्डमेंट किया। और ये सिर्फ नॉर्थ में नहीं, आपने साउथ में भी किया, रफा बॉर्डर के ऊपर भी किया। एंड होल यूरोप इज गिविंग अनकंडीशनल सपोर्ट टू इजराइल टू रियलाइज हिज ड्रीम ऑफ ग्रेटर इजराइल। देखिए, मेरा ये कहना है, 23 लाख लोग हैं गाजा में, अगर 3 लाख भी मर गए तो 20 लाख बचते हैं। और ये 20 लाख जो होंगे वो इतने खैर ख्वाखोर होंगे, इतने बड़े जंगी होंगे कि इजराइल 100 साल तक पीसफुल ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगा। और नेतन्याहू की इसीलिए, ठीक है चूँकि जंग का टाइम है तो मुल्क को बचाने के लिए तो ज़ाहिर है सब यूनाइटेड है इजराइल में, लेकिन इजराइल में सब इस सोच के नहीं है। इजराइल में एक बहुत बड़ा तबका है यहूदियों का, जिन्होंने हमेशा कहा कि फ़लस्तीन के साथ इनजस्टिस हो रही है। ऑक्युपाइड टेरिटरी जो वेस्ट बैंक है उसमें आप मत उसे ऑक्युपाई करिए, मत घर बनाइए। वो इस गाजा में जो जिस तरह से मार काट हो रही उसके भी खिलाफ है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो न्यूज़ कम आ रही है या लोग देना नहीं चाहते, तो वहाँ भी अच्छी सोच के लोग हैं। सब यहूदे बुरे नहीं हैं, जिसे कहते हैं जियोनिज्म, वो गलत है। जूस सब गलत न थे ना है। उसमें जो आजकल का प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए करोड़ों लोगों की जान लेना भी कोई बड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और इनका अहम अरब के लिए ये मैसेज यहाँ से कि अगर फ़लस्तीन के साथ ये सब जो हो रहा है, गाजा वालों के साथ जो हो रहा है, आप याद रखिए कि एक दिन इजराइल ये आपके साथ भी कर सकता है। चूँकि वो जो सो कॉल्ड ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट है उसमें सीरिया, ईरान, सऊदी का कुछ हिस्सा, लेबनान, इस सब के ऊपर नज़र है कि इजराइल अपने कब्जे में ले। लिहाजा ये जंग जो है ये ज़ाहिर है उनके सर्वाइवल की है और दुआ की ज़रूरत है। जितना बड़ा उनके साथ जुल्म हो रहा है, दे आर नियरली 50,000, मोर देन 50,000 वुमेन आर प्रेग्नेंट, जिनकी डिलीवरी अभी 1-2 महीने के अंदर होनी थी और हो रही है इस वक्त। ना उन्हें दवाई मिल रही है, ना उनके लिए हॉस्पिटल है, ना उन्हें पानी मिल रहा है। ज़रा गौर करिए, इजराइल के 100 कुछ मरे 2007 तारीख को। हम कहते हैं वो गलत हुआ बिल्कुल, लेकिन देखिए ना कितनी बड़ी तकलीफ़ पहुंची। तो उनकी तो तकलीफ़ है, इसमें भी जो इनोसेंट हैं, जो मर रहे हैं, इंसानियत कहती है कि उसकी भी तकलीफ़ होनी चाहिए। और जहाँ तक अमेरिका का है, अमेरिका ने हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, लेकिन हमेशा डिक्टेटर्स का साथ दिया और गुंडागर्दी करी, रेजिम चेंज का काम किया, हर मुल्क में गवर्नमेंट बदलने का काम किया और बेइज्जत होकर के हर जगह से भागे। वियतनाम से भागे, अफ़गानिस्तान से भागे, इराक से भागे। तो अमेरिका को इसकी कीमत देनी पड़ेगी। और जो इस्लामिक कंट्रीज है 57, इन्हें सोचना पड़ेगा कि आप कुत्ते की मौत ना मरे, शेर की मौत मरे। इज़्ज़त के साथ रहना सीखें, और जिस दिन आप ये सीख लेंगे और अल्लाह से डरेंगे
जैसे ईरान है। ईरान इंसान से नहीं डरता, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, इसलिए तकलीफ भी उठा रहा है, परेशानियां भी हैं, लेकिन टस से कोई झुका नहीं पाया। तो ये याद रखिए, ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ कि ये भी छोटा ब्लॉक नहीं है। आपका ये ईरान है, सऊदिया है, पूरा अरब वर्ल्ड है, टर्की है। अगर ये सब 57 मुल्क मुस्लिम से, ये प्लस ऐसा नहीं, दूसरे भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी अच्छी सोच के हैं, जो डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, ह्यूमन राइट्स में यकीन करते हैं, मजलूम के साथ खड़ा होते हैं। वो सब साथ आएंगे और अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो इस वक्त बाइडेन कर रहे हैं, जो यूके कर रहा है, जो फ्रांस कर रहा है, जो दूसरे और कंट्रीज़ कर रहे हैं, वो सबके सामने एक कमज़ोर के साथ। अरे गाज़ा वालों पे तो कोई अपने हवाई जहाज़ नहीं है, उनके पास अपने टैंक्स नहीं है, वो तो निहत्ते हैं। लेकिन तब भी ज़रा गौर करिए, 20 दिन से ज़्यादा हो गए, वो मर रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन मुकाबला भी कर रहे हैं। ऐसी कौम बन के दिखाइए। इजराइल में दम है तो उसी तरह से निहत्ते होकर के आप एंटर होकर दिखाइए। आपके पास तो दुनिया की पूरी पावर्स है, अमेरिका की फोर्सेस भी आ गई, बेड़े भी आ गए, बम्बारमेंट ऊपर से भी या नीचे से भी अटैक है। ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, कमज़ोर के साथ। तो पूरे वर्ल्ड को अब आवाज़ उठानी चाहिए कि ये क्रिमिनल एक्ट है, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर है, लिहाजा इजराइल के ऊपर, इवन अमेरिका बाइडेन के ऊपर पर्सनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में केस होना चाहिए, किलिंग्स का, मर्डर्स का केस होना चाहिए। तो ये मुझे कहना था। वैसे तो ये नज़र आ रहा है कि ईरान अकेला है, ज़ाहिर है उसे पता अपनी स्ट्रेंथ का। एक तरफ अमेरिका, पूरा यूरोप खड़ा है, एक तरफ एंड इजराइल खड़ा है, अकेला ईरान। तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें अगर कि वो एकदम से उसमें कूद करके अपने को भी बर्बाद कर ले, लेकिन जो उससे हो सकता है वो समझदारी के साथ उसे कर रहा है। लेकिन ये एस्पेक्ट आप ना करें। चाहे मैं कहता हूँ सऊदी, मिडिल ईस्ट की मैं बता दूँ, सऊदी के जो लोग हैं, या आपका जॉर्डन ने जैसे आज अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया। अरे ये तो अमेरिका का लाई है, इसकी हिम्मत है अमेरिका के खिलाफ बोलना। ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, वहाँ जो अपनी लोकल पॉपुलेशन है उसकी दहशत है, जो ये एक्शंस दिखाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन दिल से ये सब अमेरिका के कंट्रोल में है, इजराइल के सपोर्ट में है। तो इन सब के लिए ये आज गाज़ा के साथ है, याद रखें कल को ये इनके साथ होगा अगर इन्हें होश नहीं आया। अभी एक कुछ उम्मीदें बढ़ी थी कि ईरान और सऊदी के बीच में दोस्ती हुई, और सच में सच्चाई ये है कि अगर ये दोस्ती होती है तो दोनों बड़ी पावर्स हैं, पूरे खित्ते में पीस हो जाएगी। ये नहीं किसी को डरा करके होगी, बल्कि ये मजबूत हो जाएंगे, कोई इनकी तरफ आँख नहीं उठाएगा। और इन्हें भी यह है कि ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यूनाइट ना हो, अपने बचाव के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर आप ताकतवर हैं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, तो उसे कमज़ोर के ऊपर जुल्म करना हराम है, मुसलमान के लिए भी हराम है। तो अगर कल ईरान और सऊदी, टर्की में ये सब मिलकर के एक बहुत बड़ी पावर बन भी जाए, तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि इजराइल बीइंग ए स्मॉल कंट्री, हो सकता है उतना पावरफुल ना रहे, लेकिन उनके साथ ये जुल्म ना होने दे, उनके साथ जायती ना होने दे, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मामला सबसे ऊपर रखे। ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर अगेन मैं कहूँगा कि लग ये रहा है कि इनका ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट पूरा होता जा रहा है, और एक स्टेज आएगी ये मजबूर कर देंगे इजिप्ट और अरब कंट्रीज़ को
कि इन शरणार्थियों को सिनाई में बसा दें और अमेरिका और सऊदी मिलकर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इजिप्ट को दे देगा कि इन्हें आप बसाइए, इनका खर्चा उठाइए। जाहिर है जब वो वहाँ होंगे उनकी ना कोई ज़बान होगी, ज़बान मीन्स वो अपनी वॉइस कोई उठा नहीं पाएंगे और एक भीख मंगों की तरह से वहाँ रहेंगे शरणार्थी बनकर, और घर वापसी का उनका राइट इजराइल ने हमेशा से जैसे ख़त्म कर रखा है, इनका भी ख़त्म होगा। लिहाजा वो ये समझते हैं कि वो एक पीसफुल माहौल बन जाएगा, इजराइल पूरा इसका वेस्ट बैंक का भी मालिक हो जाएगा, गाज़ा का भी हो जाएगा, एक यूनाइटेड इजराइल बन जाएगा। ये ख्वाब लगता है पूरा हो जाए, लेकिन इजराइल ये ना समझे कि इस पूरे होने से उसकी खैरियत रहेगी, डिस्टर्ब रहेगा इलाका, इससे पीस परमानेंट पीसफुल माहौल नहीं बन पाएगा। परमानेंट पीसफुल तभी बनेगा जब सबके साथ जस्टिस हो, सबको इज्जत दी जाए, सबके राइट्स का ध्यान रखा जाए। और वो नो डाउट, हालांकि पूरी ज़मीन तो फ़लस्तीन की थी। जो अगर ईरान कहता है कि दे हैव नो राइट टू एग्जिस्ट, तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन इजरायली इनकी नहीं थी, यहूदियों की। लेकिन अन्य हो इतने दिन से रह रहे हैं, तो ये भी मुमकिन नहीं है अगर कोई सोचे कि उन्हें डिस्प्लेस करके कहीं और भेजेगा, वो तो मुमकिन नहीं। लिहाजा जो सच्चाई है, ग्राउंड ट्रूथ है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि इजराइल भी रहे और बराबर में फ़लस्तीन स्टेट भी रहे। यही एक तरीका है, और इसके लिए है कि जल्दी से जल्दी पूरी दुनिया मिल कर के इंटरवीन करे और सीज फायर कायम कराए। थैंक यू वेरी मच।